Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 8, Adjective and its kinds. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज के इस सबक में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच और आज का हमारा सबक नंबर है 8 और आज के सबक में पढ़ेंगे हम एडजेक्टिव। ओके, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे जो कुछ हमने कल पढ़ा था, यानी पिछले सबक में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ वर्ब मूड। वर्ब मूड किसे कहते हैं, तो मैंने बताया था कि वर्ब मूड कहते हैं कि हम वर्ब को किस माने में इस्तेमाल करते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं, किस सियाक में इस्तेमाल करते हैं, उनको हम वर्ब मूड कहते हैं। जैसे कि राशिद वाज रीडिंग अ बुक, शी रीड्स इन क्लास 7, दे गो टू द स्कूल डेली। तो यहाँ पर आपने जो रीडिंग इस्तेमाल किया है, रीड्स इस्तेमाल किया है, गो इस्तेमाल किया है, यहाँ पर आपने वर्ब को इस्तेमाल किया किसी ख़ास कॉन्टेक्स्ट में, किसी ख़ास सियाक में। तो हम वर्ब को तो इस्तेमाल करते हैं, उसके कुल 3 इस्तेमालात हैं। पहला इंडिकेटिव कहलाता है, दूसरा इम्परेटिव कहलाता है, तीसरा सब्जेक्टिव कहलाता है। ओके, और इंडिकेटिव हम कब कहेंगे, यानी ये वर्ब को हमने इंडिकेटिव मूड में इस्तेमाल किया, हम इसको कब कहेंगे, जब हम इसको हकीकत बयान करने के लिए इस्तेमाल करें, इसी तरह से सवाल करने के लिए इस्तेमाल करें, इसी तरह से मफरूज़ा चीज़ को आप हकीकत मान लें। ठीक है, वो चीज़ हुई नहीं, आपने फ़र्ज़ कर रखा है, लेकिन आप इसको हकीकत के तौर पर देखते हैं, तो उस वक्त भी आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, इंडिकेटिव मूड में इस्तेमाल करेंगे। फेल के इस्तेमाल करने की जो दूसरी किस्म है वो इम्पेरेटिव मूड। इम्पेरेटिव मूड किसे कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम 3 माने के लिए करते हैं, हुक्म देने के लिए, नसीहत करने या मशवरा देने के लिए, इसी तरह से मिन्नत व समाजत या इल्तिजा करने के लिए। जब हम फेल को इस्तेमाल करें तो उसको हम बोलेंगे इम्पेरेटिव मूड। आगे तीसरी जो किस्म है वो सब्जेक्टिव मूड है। सब्जेक्टिव मूड किसे कहते हैं, किसी के मातहत होता है, यानी जिसमें तवक्कुआत पाए जाते हैं, यानी है ना, एहतमाल जिसे कहते हैं, इम्कानात, उस माने में जब फेल को इस्तेमाल करें तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव मूड। इसको हम 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट। प्रेजेंट का इस्तेमाल हम 2 मानों में करते हैं ख़ास तौर पर। पहला किसी को मुबारकबाद देने के लिए, जैसे आप कहें मे अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ सेफ जर्नी, लाइक दैट। और दूसरा इसका इस्तेमाल होता है ख्वाहिश, मकसद, नियत वगैरह का माना अदा करने के लिए, जैसा कि मैंने मिसाल ऊपर दे दी, यानी हैव अ सेफ जर्नी, ऊपर वाले की मिसाल होगी आई प्रे फॉर योर रिकवरी, लाइक दैट। ओके, कंग्रेचुलेशंस, ये सारी चीज़ें, इनको अगर हम इस सियाक में इस्तेमाल करें प्रेजेंट को, आई कंग्रेचुलेट यू जैसे कि, तो ये हो जाएगा मुबारकबाद देने के लिए, ख्वाहिश, मकसद, नियत वगैरह का माना अदा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे हैव अ सेफ जर्नी वगैरह, या आई विश यू कैन डू बेटर इन योर लाइफ। यहाँ पर आपने ख्वाहिश का इजहार किया, तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे सब्जेक्टिव मूड प्रेजेंट में। और इसकी दूसरी किस्म पास्ट, इसका इस्तेमाल हम 3 माने के लिए करते हैं। पहले लफ्ज़ विश के बाद माना अदा करने के लिए, कोई चीज़ हकीकत से परे नहीं, लफ्ज़ विश के बाद हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ के लिए जो हकीकत नहीं हो सकती है। ठीक है, लफ्ज़ इफ़ के बाद ज़माने हाल में किसी गैर मुमकिन या गैर हकीकत चीज़ को बतलाने के लिए लफ्ज़ इफ़ के बाद भी हम जब फेल को इस्तेमाल कर लें और वो चीज़ गैर मुमकिन हो या गैर हकीकत हो, तो इसको हम बोलेंगे कि वर्ब को हमने सब्जेक्टिव मूड में इस्तेमाल किया है।
लफ्ज इफ एज इफ या एज दो के बाद वही माना इफ या, लेकिन उसके साथ एज लग जाए तो एज इफ हो जाएगा। एज दो के बाद हम किसी गैर मुमकिन या गैर हकीकत चीज को बतलाना चाहते हैं तो उस वक्त हम उसको बोलेंगे सब्जेक्टिव मूड। ओके तो गाइस ये हमारा खुलासा हुआ सबक का, और जो कुछ हमने पढ़ा था उसका मुराजा हुआ। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज करते हैं। In this part, we will check our grammar. Please remember that this is a multiple choice question where you have to choose the correct answer. For every question, you have only 15 seconds. Let us begin with the test. Here is the correct answer. 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 Here is the correct answer.
here is the correct answer. ओके गाइस, तो आई होप कि आप लोगों ने चेक किया होगा, आप लोगों ने तैयारी करके ही इसको चेक किया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपका अच्छा होगा। चलिए हम पहले देखते हैं कि होमवर्क क्या था और इसमें सही क्या होगा, क्यों होगा। तो सबसे पहले तो आई विश आई वर देयर टू हेल्प यू। यहाँ पर पास्ट की बात चल रही है और विश आया हुआ है, पास्ट की बात चल रही है। आई विश आई वर देयर टू हेल्प यू और ये गैर हकीकी चीज़ है, इसलिए कौन से मूड में आएगा, ये आएगा सब्जेक्टिव मूड में। उसके बाद गो टू मार्केट एंड बाई सम वेजिटेबल, यहाँ वेजिटेबल्स, यहाँ पर इम्पेरेटिव है, ये जाने के लिए हुक्म दिया जा रहा है। एक्सप्लेन दिस लेसन प्लीज, यहाँ पर आपका ये भी इम्पेरेटिव होगा क्योंकि इसमें भी हुक्म दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है। ही जनरली ड्रिंक्स लेमन टी, तो यहाँ पर हकीकत बयान किया जा रहा है तो इसको बोलेंगे इंडिकेटिव मूड। उसके बाद प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जाम बिफोर इट स्टार्ट्स, तो यहाँ पर भी आप सलाह दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, तो ये इम्परेटिव कहलाएगा। एंजॉय योर पार्टी, ये भी मशवरा दे रहे हैं या आप इख्तरा पेश कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इम्परेटिव। इफ़ माई फादर गो टू मक्का ही विल बाय मैनी थिंग्स फॉर मी। इफ़ माई फादर गोज होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। इफ़ माई फादर गोज टू मक्का ही विल बाय मैनी थिंग्स फॉर मी, यहाँ पर एक मफरूज़ा चीज़ को हकीकत मान लिया है, वो ऐसा लग रहा है कि मतलब उसके वालिद साहब जा रहे हैं तो उसने हकीकत के तौर पर पेश कर दिया है, तो आपका कहलाएगा इंडिकेटिव। आई विश डेट माई सन वॉज अ पायलट, यहाँ पर विश के बाद आया हुआ है, ख्वाहिश जाहिर किया जा रहा है और पास्ट की बात चल रही है जो कि गैर मुमकिन चीज़ है, इसलिए होगा ये सब्जेक्टिव केस। डिड यू ईट द डिनर, यहाँ पर सवाल किया जा रहा है तो ये होगा आपका इंडिकेटिव मूड, आई मीन मूड। इफ़ ही वेंट देयर ही वुड फाइंड द सरप्राइज, यहाँ पर भी इफ़ के बाद माजी आया हुआ, पास्ट आया हुआ है और इसमें भी एक गैर मुमकिन चीज़ को बयान किया जा रहा है, लेकिन उसका जाना मुमकिन नहीं है, वो नहीं जाएगा, ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे सब्जेक्टिव मूड। तो यह हमारा आपका होमवर्क था। उम्मीद करता हूँ कि आपको रीज़न समझ में आया होगा कि आपने जो किया था सही क्यों था और जो आपने गलत किया था वो गलत क्यों था। ओके गाइस, तो हम पढ़ने जा रहे हैं अपना आज का सबक और आज के सबक में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। ओके, हम लोग इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं बट ये एडजेक्टिव है, डी को साइलेंट पढ़ते हैं तो इसलिए बोलेंगे एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव, व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव उस वर्ड को कहा जाता है जिसका इस्तेमाल हम नाउन के साथ करते हैं, इसम के साथ करते हैं। और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? नाउन यानी इसम के माने में इजाफा करने के लिए, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो, ठीक है। या तो अगर हम इजाफा करेंगे तो अच्छाई बयान करेगा ये लफ्ज़, या उसकी बुराई करेगा, ठीक है। तो हर वो लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल हम जुमले में इसम के साथ करते हैं ताकि उसके माने में इजाफा करे, अब वो चाहे इजाफा अच्छाई हो या बुराई हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। जैसा कि आप कहते हैं ब्रेव, बहादुर के माने में है। बैड, बुरा होने के माने में है। ब्लू, नीले के माने में है। स्मॉल, छोटा। बिग, बड़ा। ब्यूटीफुल, खूबसूरत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल हम अगर जुमले में नाउन यानी इसम के साथ लाएं ताकि उस इसम के माने में इजाफा कर दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। अगली भी एक मिसाल है इसकी जिसके माने होते बदसूरत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन अल्फाज का इस्तेमाल हम ख़ास तौर पर किसके साथ करते हैं? नाउन के माने में इजाफा करने के लिए करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की बहुत सारी किस्में हैं और ये कुल मिलाकर के 10 किस्में सामने आती हैं। पहली किस्म है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, demonstrative adjective, interrogative adjectives, emphasizing adjectives। अगला है exclamatory adjective। नौवां है possessive adjective। 10वां है distributive adjective।
तो गोया कि इख्तलाफात को छोड़ करके अगर हम देखें हकीकी मानों में तो एडजेक्टिव की कुल 10 किस्में हैं, ओके, जिनमें से आज के इस सबक में हम हर एक को पढ़ेंगे तफसील के साथ, इनकी तारीफों के साथ। अगर हम बात करें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की तो इससे क्या समझ में आ रहा है? क्वालिटी का मतलब होता है खूबी, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि वो वर्ड अंग्रेज़ी ज़ुबान का जिसका इस्तेमाल हम इसम के माने में इजाफा करने के लिए करते हैं और वो उस इसम की खूबी बयान करे कि किस क्वालिटी क्या उसकी, तो उसको बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि आप कहेंगे आई सॉ एन ऑनेस्ट मैन, आप कहें शी इज़ अ गुड टीचर, आप कहें दे आर बैड बॉयज, आप कहें देयर इज़ ब्लैक पेन, आप कहें द मून इज़ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑनेस्ट, गुड, बैड, ब्लैक, ब्यूटीफुल, यहाँ पर इन अल्फाज का इस्तेमाल हमने नाउन के माने में इजाफा करने के लिए किया है और इसमें ये सारी की सारी चीज़ें ऑनेस्ट, गुड, बैड, ब्लैक, ब्यूटीफुल, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? ये सारे के सारे नाउन के माने में इजाफा कर रहे हैं और उसकी खुसूसियत को बतला रहे हैं, खूबी को बतला रहे हैं। अब ये खूबी अच्छी है बुरी है, जैसे यहाँ बैड है बुरी खूबी है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो हर वो लफ्ज़ जो किसी नाउन की खूबी को बयान करे उसको हम क्या बोलेंगे? क्वालिटी को बयान करे उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, ये बात हुई पहली किस्म की। अगर हम बात करें दूसरी किस्म की प्रॉपर एडजेक्टिव्स, तो इसकी तारीफ क्या होगी? प्रॉपर एडजेक्टिव्स उन एडजेक्टिव्स को कहा जाता है जो इसम के माने में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और उनको हम प्रॉपर नाउन से बनाते हैं। ओके, प्रॉपर नाउन से हम बना करके जब इसको इस्तेमाल करते हैं किसी नाउन के लिए उसको हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। जैसे कि आप कहें आई मेट एन अमेरिकन प्रोफेसर, आप कहें वी एट चाइनीज डिशेस, आप कहें आई लाइक इंडियन ड्रेसेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई सॉ अ सीरियन वुमेन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिकन, चाइनीज, इंडियन, सीरियन, ये सारे के सारे क्या अमेरिका से निकले हुए, अमेरिका, चाइना, इंडिया, सीरिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको हमने एडजेक्टिव बना दिया है प्रॉपर नाउन से और इनका इस्तेमाल हमने इसम के लिए किया है, प्रोफेसर, डिशेज, ड्रेसेस, वुमेन। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो ये भी खूबी बयान करते हैं लेकिन इनकी बनावट क्या होती है या इनको हम बनाते हैं प्रॉपर नाउन से। तो हर वो वर्ड अंग्रेजी ज़ुबान का जो प्रॉपर नाउन से बना हुआ हो और उसका इस्तेमाल हम किसी नाउन के माने में इजाफा करने के लिए कर दें तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो ये दूसरी किस्म हुई आपकी एडजेक्टिव्स की। एक मिसाल और है ही इज़ अरबियन, अरबियन अरबी से बना हुआ है तो इसलिए क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव की दूसरी किस्म एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी किसे कहते हैं? इसका मतलब आप समझते हैं, क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार। ओके, तो अंग्रेजी जुबान का वो लफ्ज जो जुमले में इस्तेमाल हो किसी नाउन के माने में इजाफा करने के लिए और वो इजाफा किस तौर पर हो? उसकी मिकदार को बताने के लिए हो। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि आप कहेंगे ही हैड नो पेशेंस, आप कहेंगे ही इज टू स्मार्ट, आप कहेंगे देयर आर फ्यू ग्रेन्स कॉर्न, आप कहेंगे शी हैज एनफ मनी टू एंजॉय द टूर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेशेंस, स्मार्ट, ग्रेन्स, मनी, ये ऐसे नाउन्स हैं जिनको आप गिन नहीं सुन सकते। सारे के सारे अनकाउंटेबल्स नाउन हैं और इनसे पहले हमने नो, टू, फ्यू, एनफ का इस्तेमाल किया है। ओके, गोया कि ये क्वांटिटी यानी मिकदार को बतला रहे हैं। बहुत ज़्यादा, कुछ थोड़े बहुत काफ़ी ज़्यादा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये नो, टू, फ्यू, एनफ, ये सारे के सारे अल्फाज, ये सारे के सारे वर्ड्स ये नाउन की क्वांटिटी को बतला रहे हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एक और मिसाल है देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर इन द बॉटल, यहाँ पर बॉटल के अंदर थोड़ा सा पानी है। तो यहाँ पर मिकदार बता रहा है ये लफ्ज़ लिटिल और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। इसके अगली किस्म है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर।
तो लफ्ज़ नंबर से क्या पता चल रहा है? लंबे नंबर से पता चल रहा है कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर उन वर्ड्स को कहा जाएगा जो जुमले में इस्तेमाल हो नाउन के माने में इजाफा करने के लिए, और वो नंबर को बतलाएं, तादाद को बतलाएं, गिनती को बतलाएं, अदद को बतलाएं। और इनका इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर का इनका इस्तेमाल हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। और काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जिनको हम गिन सकते हो। जैसे कि आप कहेंगे 5 people were killed in that accident। आप कहेंगे I saw 3 people in the car। आप कहेंगे I can speak 4 languages। आप कहेंगे there are 20 students in my class। आप कहें there are 365 days in a year। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे कहलाएंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ओके, 5, 3, 4, 20, 365, यहाँ पर ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहलाएंगे। इनका इस्तेमाल नाउन के माने में इजाफा करने के लिए किया गया है, और ये तादाद यानी गिनती, आदत को बतला रहे हैं। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ओके, ये चौथी किस्म हुई एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव के बारे में आपको मजीद चीज़ें जानने की ज़रूरत है। वो चीज़ क्या है कि एडजेक्टिव 3 तरह के होते हैं। पहला, जिसको हम बोलते हैं डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, यानी इससे मुराद गिनती है, अदद है। ठीक है, तो डायरेक्टली बताए कि 3 है, 4 है, 5 है। जैसे कि आप कहें 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे कहलाएंगे एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में क्या? डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। तो जब डायरेक्टली बता दे 1, 2, 3 यानी वाज़ेह कर दे नंबर को, तो उसको हम बोलेंगे डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। ओके, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की जो दूसरी किस्म है वो है इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, यानी इससे मुराद वो अल्फाज हैं जो बराह रास्त अदद को ना बतलाएं, डायरेक्टली यानी मुकम्मल अदद को ना बतलाएं कि 1 है, 2 है, 3 है। जैसे कि आप इस्तेमाल करते हैं ऑल, नो, मेनी, फ्यू, सम, एनी। ठीक है, तो ऑल में भी नंबर पाया जाता है कि सारे के सारे लोग, इनको हम गिन सकते हैं। नो में भी नंबर पाया जाता है, कोई भी नहीं। मेनी में भी नंबर पाया जाता है, फ्यू में भी नंबर पाया जाता है, सम में भी नंबर पाया जाता है, एनी में भी नंबर पाया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर नहीं पता लगा सकते कि कितने लोग, यानी डायरेक्टली अदद को नहीं बतला रहे हैं। इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। ओके, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की जो तीसरी किस्म है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, यानी इससे मुराद वो अल्फाज हैं जो किसी नंबर के हर एक आदत को बताएं, यानी बांट दें, एक एक कर दें। जैसे कि आप कहें ईच, एवरी, एदर, नेदर। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। और यही क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी कहलाते हैं, जिनको आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने इनको नंबर ही में शुमार किया है, अलग नहीं माना है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं वो लोग? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। लेकिन हम इसको अलग मानकर चलेंगे, जैसा कि अक्सर लोगों का यही कहना है कि ये अलग से ही एक किस्म है। ओके, मैंने यहाँ पर क्यों लिखा इसको, यहाँ पर इसलिए जिक्र किया ताकि कुछ लोग इसको इसी में शुमार करते हैं, इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। और यहाँ पर मैंने बता भी दिया कि इसको कुछ लोग अलग भी मानते हैं और क्या नाम देते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, जिसको आप आगे पढ़ेंगे। तो ये हुई बातें एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की। ओके, अब आप एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में कैसे फर्क करेंगे? जैसे कि फ्यू आ सकता है। ओके, फ्यू ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हो सकता है, क्वांटिटी भी हो सकता है। तो आप कैसे फर्क करेंगे? तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में फर्क ये है कि जिस लफ्ज को हम ऐसे नाउन के साथ इस्तेमाल करें जो काउंटेबल है, जिसको हम गिन सकते हैं, जिसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल किसी ऐसे वर्ड के साथ कर दिया जाए, किसी ऐसे नाउन के साथ कर दिया जाए जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो क्या कहलाएगा? कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि आप कहें सम स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन माई क्लास। आप कहें आई बॉट सम राइस फ्रॉम योर शॉप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लफ्ज सम का इस्तेमाल दोनों जगह हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और यहाँ पर ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो गोया कि लफ्ज सम ये एडजेक्टिव तो है, लेकिन एडजेक्टिव की जो किस्में हैं उनमें से क्या है ये? तो मैंने क्या बताया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या फर्क है? जब हम इसको किसी काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल कर दें तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल कर दें तो क्या कहलाएगा?
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि राइस आप इसको गिन नहीं सकते, 1 2 चावल 3 चावल नहीं कहते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सम को क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेकिन सम स्टूडेंट्स आप यहाँ पर गिन सकते हैं कितने तलबा, 1 तालिब इल्म, 2 तालिब इल्म, 3 तालिब इल्म, 1 तालिब इल्म, ठीक है, 3 तलबा, 2 4 तलबा, 5 तलबा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको गिन सकते हैं, इसलिए सम को आप क्या नाम देंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का नाम देंगे। तो ये फर्क है दोनों में, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इन दोनों को ले करके। ओके, आगे चलते हैं और हम बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव उन नाउन या उन वर्ड्स को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल हम किसी चीज या किसी शख्स या किसी जगह की तरफ इशारा करने के लिए करें। जैसे कि आप कहें दिस बॉय इज रियली स्टूपिड, आप कहें दोज ट्रीज आर शेडी, आप कहें दैट कार इज माइन, आप कहें दीज मैंगोज आर राइपेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिस, दोज, दैट, दीज, इनका इस्तेमाल नाउन के साथ आपने किया है। दोज ट्रीज, ठीक है, नाउन के माने में इजाफा कर रहे हैं और इनका इस्तेमाल करके आप इशारा कर रहे हैं इस लड़के की तरफ, इन दरख्तों की तरफ, उस कार की तरफ, उन आमों की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर इनका इस्तेमाल आपने इशारा करने के लिए किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का नाम देंगे इनको, ठीक है। तो ये 5वीं किस्म हुई डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो कि एडजेक्टिव की एक किस्म है। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, आपने इससे पहले क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, और आज आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में भी आपने यही पढ़ा है कि हर वो लफ्ज जिसका इस्तेमाल हम जुमले में करते हैं किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए, किसी नाउन की तरफ, किसी आदमी की तरफ, किसी चीज की तरफ, की जगह की तरफ। और यहाँ पर भी आपने पढ़ा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, उन अल्फाज को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल हम किसी शख्स की तरफ, किसी जगह की तरफ या किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए करते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है गाइस, ये बहुत अहम सवाल है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आज के सबक पढ़ने के बाद। दोनों में फर्क ये है कि अगर हम दिस, डैट, दिस, दोज को अकेले इस्तेमाल करें तो उसको हम बोलेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। लेकिन अगर हम दिस, डैट, दोज के साथ हम नाउन को इस्तेमाल कर लें डायरेक्टली, फौरन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। जैसे कि आप कहें दिस इज अ न्यू कार, यहाँ पर ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर आप कहें दिस कार इज न्यू, तो यहाँ पर इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो मैंने क्या बताया, अगर इसको हम अकेले इस्तेमाल करें तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, लेकिन अगर हम दिस वगैरह को इसम के साथ डायरेक्टली इस्तेमाल कर लें नाउन के साथ, तो ये क्या कहलाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। ओके, ये फर्क है दोनों में, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, तो जब भी आ जाए दिस, तो आप डायरेक्टली वहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस फौरन नहीं कह देंगे, बल्कि आप देखेंगे कि वहां पर क्या है, अकेले इस्तेमाल हुआ है या किसी और के साथ इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से आप फर्क करेंगे इन दोनों के दरमियान। ओके गाइज, आगे चलते हैं और हम इसकी छठी किस्म को पढ़ते हैं, जो कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव उन अल्फाज को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल हम सवाल करने के लिए करते हैं किसी इस्म के ताल्लुक से। जैसे कि आप कहें विच सिटी इज द ओल्डेस्ट इन योर कंट्री, आप कहें व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज ही, आप कहें हुज कार इज दिस, आप कहें व्हाट डे ऑफ द वीक इज इट, आप कहें विच पेन इज योर्स। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, मैंने क्या बताया, जिनका इस्तेमाल हम जुमले में लाते हैं सवाल करने के लिए किसी चीज के बारे में, किसी आदमी के बारे में, किसी जगह के बारे में। विच सिटी, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, हुज कार इज दिस, व्हाट डे, विच पेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे सवालिया अल्फाज है, उनका इस्तेमाल हमने नाउन के बारे में करने के लिए किया है, सवाल करने के लिए हमने इनका इस्तेमाल किया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का नाम देंगे। तो ये एडजेक्टिव की छठी किस्म है, जो कि किस नाम से जानी जाती है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर आपको ध्यान देना एक चीज, वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा प्रोनाउन वाले चैप्टर में कि हर वो अल्फाज जिनका इस्तेमाल या हर वो लफ्ज जिनका इस्तेमाल हम सवाल करने के लिए करते हैं। और यहाँ पर भी आपने पढ़ा एडजेक्टिव वाले में कि हर वो सवालिया अल्फाज जिनका इस्तेमाल हम
जुमले में सवाल करने के लिए करते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क कैसे होगा? तो ये फ़र्क वही होगा जो इससे पहले आपने अभी पढ़ा डिमॉन्स्ट्रेटिव में। फ़र्क कैसे करेंगे? जब हम सवालिया लफ्ज़ के साथ कोई नाउन ना जोड़ें तो हम उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। लेकिन अगर हम सवालिया लफ्ज़ के साथ डायरेक्टली नाउन जोड़ दें तो उसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि आप कहें विच बुक इज़ योर्स, तो यहाँ पर विच बुक इज़ योर्स में क्या होगा? विच यहाँ पर आपका कहलाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और विच इज़ योर बुक, इसमें क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आपने इंट्रोगेटिव वाले वर्ड के बाद नाउन को जोड़ दिया, तो जब भी नाउन जुड़ेगा फौरन ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। और अगर आप इसको अकेले इस्तेमाल करें बगैर किसी नाउन के तो ये क्या कहलाएगा? ये प्रोनाउन कहलाएगा। तो यही फ़र्क है जो आपने इससे पहले पढ़ा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। तो जब भी आपसे सवाल कर लिया जाए तो आपको देखना होगा कि ये किस तौर पर इस्तेमाल हुआ, इसी हिसाब से आप फैसला करेंगे। डायरेक्टली लफ्ज़ विच सुन करके आप नहीं कह देंगे कि नहीं ये प्रोनाउन है, नहीं, आपको देखना होगा कि क्या उसके साथ नाउन इस्तेमाल है या अकेले ही इस्तेमाल है। इस बुनियाद पर आप फैसला करेंगे कि ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज से आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और इसी तरह से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को पहचानने में। आगे चलते हैं और हम इसकी 7वीं किस्म को पढ़ते हैं और 7वीं किस्म है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। और इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका इस्तेमाल हम जुमले में ज़ोर डालने के लिए करते हैं। और एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो 2 ही हैं। पहले को हम ऑन बोलते हैं, दूसरे को हम वेरी बोलते हैं। जैसे कि आप कहें आई सॉ दिस एक्सीडेंट विद माई ओन आइज। आप कहें ही बॉट दिस लैपटॉप फ्रॉम हिज ओन सैलरी। आप कहें दिस इज द वेरी पेन आई वॉज लुकिंग फॉर। ओके, तो यहाँ पर ऑन वेरी पेन, वेरी का मतलब बहुत होता है, बट वेरी पेन का यहाँ पर मतलब होगा द वेरी पेन कि यही वो कलम है। दिस इज द वेरी पेन, यही वो कलम है। आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसको मैं ढूंढ रहा था। ठीक है, अगर आप कहें मुझे ये चीज़ आज ही चाहिए तो आप कैसे कहेंगे? आई वॉन्ट दिस थिंग वेरी टूडे। ये आप मुझसे एक नया जुमला सीख सकते हैं। अगर आपको कहना चाहते हैं कि मुझे आज ही चाहिए तो वेरी टुडे कहेंगे, कल ही चाहिए वेरी टुमारो। ठीक है, तो वेरी का मतलब ताकीद पैदा कर रहे हैं आप। तो दिस इज द वेरी पेन कि यही वो कलम है आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसको मैं तलाश रहा था, जिसको मैं ढूंढ रहा था। और ऑन सैलरी, खुद की सैलरी। ठीक है, ऑन आइज, खुद की आंखों से। तो यहाँ पर ऑन या वेरी का ये ज्यादातर इस्तेमाल है, यानी एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव ज्यादातर यही 2 ही हैं, ज्यादा नहीं है, ज्यादातर यही इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका इस्तेमाल हमने नाउन के साथ किया है और इनका इस्तेमाल हमने किस लिए किया है? ताकीद पैदा करने के लिए, जोर डालने के लिए। तो इनको हम बोलेंगे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। ओके, तो ये है आपके एडजेक्टिव की 7वीं किस्म। आगे चलते हैं और हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव उन अल्फाज को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल हम एहसासात के वक्त करते हैं। ओके, जैसे कि आप कहते हैं हाउ स्टूपिडिटी, आप कहते हैं हाउ सैड, आप कहते हैं व्हाट एन आइडिया, आप कहते हैं व्हाट अ सरप्राइज, आप कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस ही हैज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने लफ्ज हाउ, व्हाट का इस्तेमाल यहाँ पर किस लिए किया है? ताज्जुब का इजहार करने के लिए, एहसास का इजहार करने के लिए। और इस एक्सक्लेमेटरी में ज़्यादातर हाउ और वाट ही आते हैं, इसलिए इसके अलावा और मिसालें नहीं मिलेंगी आपको। ज़्यादातर हाउ या वाट ही के ज़रिए हम अपने ताज्जुब का इजहार करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लफ्ज़ हाउ, लफ्ज़ वाट, ये क्या कहलाएंगे? इसको हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बोलेंगे। ओके, तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव किसे कहेंगे? जिनका इस्तेमाल हम जुमले में नाउन के साथ करते हैं, नाउन के माने में इजाफा करने के लिए करते हैं और ताज्जुब के वक्त करते हैं, एहसासात के इजहार के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी है, वो चीज ये है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। आपने इससे पहले पढ़ा है प्रोनाउंस वाले चैप्टर में एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के बारे में। क्या पढ़ा था? कि जिसका इस्तेमाल हम ताज्जुब का इजहार करने के लिए करते हैं। और यहाँ पर भी आपने वही पढ़ा कि जिसका इस्तेमाल हम ताज्जुब का इजहार करने के लिए करते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस में, इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में फ़र्क क्या है? तो गाइस, दोनों में दो फ़र्क है। सबसे पहला फ़र्क यह है कि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस का इस्तेमाल हम पूरे जुमले में ताज्जुब का इजहार करने के लिए करते हैं, पूरे जुमले में जोर डालते हैं, यानी इसका ताल्लुक जो है पूरे जुमले से जुड़ा हुआ होता है।
लेकिन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का जो ताल्लुक होता है इसमें भी ताज्जुब का आप इजहार करते हैं, लेकिन वो किसी चीज के साथ खास हो जाती है चीज, ठीक है, किसी नाउन के साथ ये चीज खास हो जाएगी। ओके, पूरे जुमले में असर नहीं डालेगी एडजेक्टिव, बल्कि किसी नाउन के साथ खास हो जाएगी। ये पहला फर्क है। दूसरा फर्क है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में कि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस के बाद हम डायरेक्टली ताज्जुब वाली अलामत लाइक एक्सक्लेमेटरी साइन का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में हम क्या करेंगे, आखिर जुमले के आखिर में हम एक्सक्लेमेटरी साइन का इस्तेमाल करेंगे, इंटरजेक्शन जो साइन होता है। जैसे कि आप कहें व्हाट ही मेट एन एक्सीडेंट, यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। आप कहेंगे व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस ही हैज, यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो मैंने पहला फर्क क्या बताया, पहला फर्क मैंने बताया एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस और एडजेक्टिव में कि प्रोनाउन का इस्तेमाल ताज्जुब के इजहार के लिए होता है और ये इसका असर पूरे जुमले में होता है। व्हाट ही मेट एन एक्सीडेंट, ठीक है। और दूसरा फर्क मैंने क्या बताया कि हम डायरेक्टली एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद ही हम इंटरजेक्शन वाले साइन का इस्तेमाल कर देते हैं। तो क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस, इसको आप एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव नहीं कह सकते। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या बताया एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के बारे में कि इसका ताल्लुक किसी नाउन के साथ जुड़ा होगा। यहाँ पर व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, यहाँ पर इसका ताल्लुक हाउस से है, यानी ताज्जुब का इजहार तो कर रहा है, लेकिन इसका जो ताज्जुब है वो घर से जुड़ा हुआ, पूरे जुमले से नहीं। ये पहला फर्क मैंने बताया था। दूसरा, यहाँ पर अलामत ताज्जुब का आपने कहा इस्तेमाल किया आखिर में, क्या जुमले के आखिर में। तो ये दो फर्क है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस में और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में। बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं गाइस, इसलिए आप लोग आज से इस चीज को ध्यान में रख लें, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। और मैंने पूरी कोशिश की है कि जो लगता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी उनको यहाँ पर मैंने बयान कर दिया मिसालों के साथ। जैसे कि प्रोनाउंस में भी आपने ये सब पढ़ रखा था कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसी तरह से डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, तो उन सबको मैंने यहाँ पर एक साथ जमा करके बयान किया ताकि अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है अगर आपके जहन में सवाल आया भी होगा तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम फर्क करेंगे। ओके गाइस, तो इन सारी चीजों को आप ध्यान से जहन में बिठा लें और जब भी आप कहीं इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएं या आपसे कोई पूछ ले तो आप बिला खौफ बताएं कि हाँ ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस है या एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। ओके गाइस, तो ये सारी बातें हुई किसके बारे में, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के बारे में। आगे चलते हैं और हम इसकी नवी किस्म को पढ़ते हैं जो कि पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम कब करते हैं, हम इसका इस्तेमाल उसको करते हैं जब हम किसी चीज की निस्बत कर रहे हो किसी चीज के साथ, किसी शख्स के साथ खास तौर पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि आप कहें हिज कार इज ओल्ड, आप कहें दे सोल्ड देयर हाउस, आप कहेंगे माय एल्डर ब्रदर इज इन सऊदी अरबिया, आप कहेंगे हर बेबी इज सो क्यूट, आप कहेंगे योर पेन इज ब्लैक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने हिज, देयर, माय, हर, योर का इस्तेमाल किसके साथ किया, नाउन के साथ किया, यानी आपने नाउन के माने में इजाफा किया। ठीक है, नाउन के माने में इजाफा करने के लिए आपका इस्तेमाल किया। और यहाँ पर आपने हिज, देयर, माय, हर, योर, इन सब का इस्तेमाल किस लिए किया है, इजाफत के लिए किया, मिल्कियत को साबित करने के लिए किया है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, इनको हम क्या नाम देंगे, इनको हम नाम देंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव का नाम देंगे। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, वो कंफ्यूजन ये है कि पॉजेसिव प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या फर्क है। ओके, ये भी सवाल आपके जहन में आ सकता है। तो पॉजेसिव प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या फर्क है। पॉजेसिव प्रोनाउंस के साथ हम इस्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हम इस्म का इस्तेमाल ना करें तो क्या कहलाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन अगर हम माई यानी पॉजेसिव प्रोनाउंस के साथ इस्म ला दें तो वो प्रोनाउन से क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कि आप कहें माई बुक इज न्यू, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर आप कहें दिस बुक ऑफ माइन इज न्यू, द बुक ऑफ माइन इज न्यू, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये माइन क्या कहलाएगा, आपका पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। और माई बुक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली हमने इस्म का इस्तेमाल कर दिया माई के साथ, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे माई बुक इज न्यू, इसको हम बोलेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। और यहाँ पर माइन, यहाँ पर इसके साथ हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया, ऑफ के जरिए इस्तेमाल किया, द बुक ऑफ माइन इज न्यू, तो क्या बोलेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन बोलेंगे।
और आपने पॉजेसिव प्रोनाउन में मैंने आपको बताया भी था कि माई, हर वगैरह के साथ हम इसम का इस्तेमाल करते हैं, और माइन इसी तरह से योर्स वगैरह के साथ हम नाउन का इस्तेमाल नहीं करते, इनको हम अकेले ही इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन, और ये माई बुक, हर बुक, हिज बुक वगैरह को हम क्या बोलेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके गाइस, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं, जैसे कि my bike is old, my home is big like that, my home is like that। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप आज से जहन में बिठा लें कि जो लफ्ज़ माई इस्तेमाल होता है, इसी तरह से योर इस्तेमाल होता है, ये एडजेक्टिव ही होते हैं, क्योंकि आप माई को बगैर इसम के इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते द बुक ऑफ माई, गलत हो जाएगा। ठीक है, आप हमेशा कहेंगे माई बुक। तो ये जो माई वगैरह है, इनको हम हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, माई वगैरह को हम पॉजेसिव एडजेक्टिव ही कहेंगे, उनको आप पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे। ओके, तो आज से आप गलती नहीं करेंगे इनको समझने में। ये सारी बातें हुई पॉजेसिव प्रोनाउन वीएस पॉजेसिव एडजेक्टिव में। आगे चलते हैं और हम इसकी आखिरी किस्म को लेते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जिनका इस्तेमाल हम इसम के माने में इजाफा करने के लिए करते हैं, और इसका इस्तेमाल हम कर देते हैं कि अलग अलग चीज़ बतलाने के लिए, हर एक, ठीक है, अलग अलग चीज़, यानी चीज़ों को अलग अलग करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो लफ्ज़ डिस्ट्रीब्यूट से ही पता चल रहा है कि आप इसको क्या नाम देंगे, जिसमें हम चीज़ों को बांटते हैं, तकसीम करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो उनको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, और मैंने इससे पहले भी क्या बताया कि इसको कुछ लोगों ने नंबर में माना है। ठीक है, बांटने के लिए गर्चे इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें भी नंबर को माना है। लेकिन मैंने यहाँ पर बताया था कि लोग अक्सर इसको अलग किस्म मानते हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसको अलग से। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव उनको कहा जाएगा जिनका इस्तेमाल हम इसमें लाते हैं माने में इजाफा करने के लिए, और हम इसका इस्तेमाल करके चीज़ों को अलग अलग करते हैं, बांट देते हैं। जैसे कि आप कहें ईच बॉय गॉट 500 रुपीज, आप कहें एवरी गर्ल वॉज सिक इन द हॉस्टल, आप कहें एवरी रूम इन द हॉस्टल हैज अ टेलीफोन, आप कहें नेदर ऑप्शन साउंड्स गुड टू मी, आपके एनी पर्सन कैन टेक दिस ऑफर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईच, एवरी, नेदर, एनी, इन सब को हमने किस माने में इस्तेमाल किया है, इनको हमने इस्तेमाल किया है चीज़ों को बांटने के लिए, अलग अलग करने के लिए, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, तो ये आपकी एडजेक्टिव की 10वीं किस्म हुई। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, आपने प्रोनाउंस वाले चैप्टर में पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वीएस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो आप इसके दरमियान कैसे फर्क करेंगे। मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूंगा कि अगर नाउन जुड़ जाए डायरेक्टली, जो भी प्रोनाउंस हैं और जो भी एडजेक्टिव है, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो बस आपको ये देख लेना कि अगर वो डायरेक्टली नाउन से जुड़ा हो या नाउन से जुड़ जाए तो हम उसको एडजेक्टिव कह देंगे, लेकिन अगर वो अलग इस्तेमाल हो, गैप आ जाए, तो उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। तो जहां पर भी आपको कंफ्यूजन हो प्रोनाउंस और एडजेक्टिव में, बस आपको ये देखना है कि क्या वो नाउन से जुड़ा हुआ है वो वर्ड। अगर नाउन से जुड़ा होगा तो हम फौरन कह देंगे एडजेक्टिव है, अगर वो अलग तौर पर इस्तेमाल हुआ है तो उसको हम बोल देंगे प्रोनाउन से। जैसे कि आप कहें ईच बॉय कैन गो फ्रॉम हियर, यहाँ पर इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर ईच बॉय इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर हम यही कह दें ईच ऑफ यू कैन गो फ्रॉम हियर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईच ऑफ यू यहाँ पर अलग तरीके से इस्तेमाल हुआ है, इसम के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो यहाँ पर सारी बातें क्लियर हो गई। तो एक बात बस यही ज़हन में बिठा लें कि अगर नाउन से जुड़ जाएगा तो वो प्रोनाउन नहीं हो सकता है, बल्कि वो एडजेक्टिव ही होगा। तो ये सारी बातें हुई हमारी आज की एडजेक्टिव के बारे में, उसके किस्मों के बारे में। ओके गाइज, तो आज के सबक में हमने क्या पढ़ा, आज के सबक में हमने पढ़ा एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं अंग्रेजी जुबान का हर वो लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल हम किसी इसम के माने में इजाफा करने के लिए करें, कोई माना जोड़ रहे हैं उसमें, चाहे वो अच्छाई हो चाहे बुराई हो, तो उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। जैसे कि आप कहें ब्रेव, बैड, ब्लू, स्मॉल, बिग, ब्यूटीफुल, अगली, तो इन सब को हम क्या बोलेंगे, इन सब को हम बोलेंगे एडजेक्टिव। और आगे हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की कितनी किस्में मैंने बताया, इसकी कुल 10 किस्में हैं। पहले को हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इससे मुराद जो खुसूसियत को बतलाए। दूसरी किस्म है प्रॉपर एडजेक्टिव, इससे मुराद वो एडजेक्टिव है, वो अल्फाज हैं जो प्रॉपर नाउन से बने, ये भी खूबी ही को बतलाते हैं, यानी खुसूसियत को ही बतलाते हैं, लेकिन चूंकि ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं इसलिए लोग इसको अलग मानते हैं। तीसरी किस्म है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इससे मुराद वो एडजेक्टिव है जो मिकदार को बतलाए किसी चीज़ की,
और इसकी चौथी किस्म है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इससे मुराद वो वर्ड हैं जिनका इस्तेमाल हम इसम के माने में इजाफा करने के लिए करते हैं और वो नंबर को यानी आदत को या तादाद को बतलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी पांचवी किस्म के बारे में हमने पढ़ा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं? इससे मुराद वो वर्ड हैं जिनका इस्तेमाल हम किसी नाउन की तरफ इशारा करने के लिए करते हैं। और छठी किस्म है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं? इससे मुराद वो वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम जुमले में सवाल करने के लिए करते हैं। सातवीं किस्म है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। इससे मुराद वो कलिमात हैं जिनका इस्तेमाल हम जुमले में करते हैं नाउन के साथ उस पर जोर डालने के लिए। और आठवीं किस्म है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। इससे मुराद वो जुमले हैं जिनका इस्तेमाल हम इसम के साथ करते हैं ताज्जुब का इजहार करने के लिए। अगर हम इसकी नवीं किस्म की बात करें जिसको हम पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं तो इसका मतलब होता है वो वर्ड जिनका इस्तेमाल हम किसी नाउन के साथ करते हैं ताकि उसकी मिल्कियत को या उसकी निस्बत को किसी दूसरी चीज के साथ जोड़ दें, किसी दूसरे इंसान के साथ जोड़ दें, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव। अगर हम 10वीं किस्म की बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तो इससे मुराद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल हम नाउन के साथ करते हैं, नाउन के माने में इजाफा करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं और उनमें हम एक एक चीजों को अलग अलग करने के लिए करते हैं, बांटने के लिए करते हैं, तो इनको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, और साथ में मैंने आपको बताया प्रोनाउंस और एडजेक्टिव में अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए तो बस आपको ये देख लेना है कि क्या उस वर्ड के साथ इसम जुड़ा हुआ कि नहीं। अगर इसम जुड़ा हुआ तो एडजेक्टिव होगा, अगर वो अकेले इस्तेमाल हुआ तो वो प्रोनाउन कहलाएगा, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, चाहे पॉसेसिव हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव हो। ओके ओके गाइस, तो ये हमारा आज का सबक था एडजेक्टिव के बारे में, इसकी तारीफात को और इसकी किस्मों को हमने तफसील के साथ जाना। साथ में कुछ शुबहात आपके जहन में आ सकते थे उसको भी हमने ख़त्म कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सबक समझ में ज़रूर आया होगा इंशाल्लाह। अगर नहीं आया है तो आप फिर से सबक को पढ़ें और फिर से सबक को देखें, इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आएगा क्योंकि मैंने अच्छे से बता दिया है। इंशाल्लाह हो सकता है कि आपका माइंड हट गया हो जब मैं बता रहा था, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। अब हम होमवर्क करेंगे। ओके, जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है और मैंने आपको समरी भी बता दी, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम होमवर्क करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि होमवर्क में हम आपको होमवर्क शो नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्टली आप हमारे साथ इसको मैच करेंगे और आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। आपको 15 सेकंड का वक्त दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा और फिर आपको बताना होगा कि इसमें कौन सी किस्म है एडजेक्टिव की। ओके गाइस, तो इसी के साथ आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा। इन्हीं कलिमात के साथ अब हम आपसे रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगले सबक में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।